दिमागी नक्सल कौन होता है? जो इंडिया को भारत से अलग समझता है वो होता है। दिमागी नक्सल कौन होता है? जिसको लगता है भारत का एग्जिस्टेंस 1947 के बाद आया। दिमागी नक्सल कौन होता है? वही जो अफजल की फांसी पर शर्मिंदा है लेकिन अभी भी जिंदा है, जिसको चिकन स्नेक से परेशानी है, जिसको कश्मीर भारत का इंटीग्रल पार्ट नहीं लगता। दिमागी नक्सल वही होता है। वो यूनिवर्सिटी में पढ़ने नहीं भटकाने जाता है, वो भूख हड़ताल का नाटक करता है पर पीछे दबा के खाता है, जिसे पड़ोसी में ज्यादा इंटरेस्ट है पर भारत नहीं भाता है, वही दिमागी नक्सली कहलाता है। सिंपल। हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। दोस्तों 15 अगस्त को रेड फोर्ट से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक बात बोली, एक शब्द बोला, दिमागी नक्सल। उसके बाद से पूरे देश के अंदर एक खास वर्ग में इतना नाराजगी हुई है कि भाई साहब जैसे ये बात उनको बोल दी गई हो, बहुत पर्सनली ले लिया कुछ लोगों ने। आइए बात करते हैं, पूरा मैटर समझते हैं। दोस्तों जब बात देश की सिक्योरिटी की आती है तो हमारे दिमाग में अक्सर बॉर्डर पर खड़े दुश्मनों या जंगलों में हथियार उठाए नक्सलियों की तस्वीर उभरती है। लेकिन क्या हो कि अगर लड़ाई का मैदान जंगल न होकर देश के शहर, यूनिवर्सिटीज और आम लोगों का दिमाग बन जाए? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इंडिपेंडेंस डे के मौके पर रेड फोर्ट के प्रीमाइस से इसी खतरे की ओर इशारा करते हुए एक बेहद अहम टर्म का इस्तेमाल किया, जिसको दिमागी नक्सल कहा जा रहा है। आज की तेजी से भागती दुनिया में जहां इंफॉर्मेशन ही सबसे बड़ा हथियार है, यह शब्द सिर्फ एक राजनीतिक नारा नहीं बल्कि एक गहरी बहस का सब्जेक्ट बन गया है। लाल किले से अपने एड्रेस में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने देश के इंटरनल खतरों का जिक्र करते हुए कहा कि एक समय था जब नक्सलवाद का मतलब जंगलों में खून खराबा और हथियारों से लैस रिबेलियन हुआ करते थे, लेकिन अब इसका फॉर्म बदल गया है। उन्होंने आगाह किया कि आज का नक्सलवाद सिर्फ हथियारों तक सीमित नहीं है बल्कि यह दिमागी यानी आइडियोलॉजिकल हो गया है। अब उनके कहने का असली मतलब क्या था? हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। हिंसा, अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। पीएम मोदी का इशारा उन लोगों और नेटवर्क्स की तरफ था जो सीधे तौर पर बंदूक तो नहीं उठाते लेकिन अपनी आइडियोलॉजी के जरिए देश के खिलाफ माहौल बनाते हैं। इसे मॉडर्न वॉरफेयर की भाषा में कॉग्निटिव वॉरफेयर कहा जाता है। सरकार का मानना है कि ये लोग समाज में दरारें पैदा करते हैं, यूथ को भड़काते हैं और देश के डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ एक इनविजिबल वॉर लड़ते हैं। अब सवाल ये है कि अर्बन नक्सल किसे कहते हैं? दरअसल ये वो पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल, एक्टिविस्ट और एनजीओ वर्कर या वकील या प्रोफेसर माने जाते हैं जो शहरों के कम्युनिटीज में रहते हैं लेकिन आइडियोलॉजिकली माओवादी और नक्सली आइडियोलॉजी यानी देश के सिस्टम को वायलेंट या क्योटिक मतलब अराजक तरीके से उखाड़ फेंकने की सोच का सपोर्ट करते हैं। सरकार के जरिए ये जंगल में बैठे नक्सलियों का पैसा, कानूनी मदद और आइडियोलॉजिकल कवर देने का काम यही दिमागी नक्सल करते हैं। जब किसी नक्सली पर कार्रवाई होती है तो ये लोग ह्यूमन राइट्स का चोला ओढ़कर उन्हें बचाने सिस्टम में उतर आते हैं। अब सवाल ये है कि ये नेटवर्क कैसे ऑपरेट करता है? दिमागी नक्सलियों का काम करने का तरीका बेहद स्ट्रक्चर्ड और सोफिस्टिकेटेड माना जाता है। वे सीधे तौर पर कोई अपराध नहीं करते बल्कि सिस्टम के लूप होल्स का यूज करते हैं। इनका ऑपरेशन कुछ इस तरह चलता है जिससे वो सिस्टम के लूप होल्स का इस्तेमाल करें। सबसे बड़ा हथियार इनका है आइडियोलॉजी। ये यूनिवर्सिटीज, लिटरेचर फेस्टिवल्स, मीडिया और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके ऐसे नैरेटिव बनाते हैं जिसे लगे कि इंडियन स्टेट अपने ही नागरिकों पर जुल्म कर रहा है। नो डाउट कि एक आजाद देश में ये आजादी आजादी क्यों चिल्लाते रहे बताइए? भारत एक डाइवर्सिटी से भरा देश है जहां धर्म और जाति और इकोनॉमिक बेसिस पर कई फॉल्ट लाइंस हैं। ये नेटवर्क उन फॉल्ट लाइंस को और चौड़ा करने का काम करते हैं। दलितों, आदिवासियों और माइनॉरिटीज के मन में यह बात बिठाई जाती है कि यह देश उनका नहीं है। एनजीओ और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के नाम पर ये लोग बड़ी बड़ी पीआईएल्स दाखिल करते हैं। इनका मकसद अक्सर विदेशी फंडिंग के जरिए देश के बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर या माइनिंग प्रोजेक्ट्स को रोकना होता है ताकि देश की फाइनेंशियल ग्रोथ धीमी हो जाए। जब सिक्योरिटी फोर्सेस जंगल में नक्सलियों पर कार्रवाई करते हैं तो ये दिमागी नक्सल तुरंत अदालतों और इंटरनेशनल फोरम पर पहुंच जाते हैं और इसे ह्यूमन राइट्स का वायलेशन बताने लगते हैं। किसी भी इंडिविजुअल या ग्रुप्स को मोस्ट हार्मफुल रैंक करना या पहचानना सब्जेक्टिव है और ये अलग अलग व्यू पॉइंट्स पर निर्भर करता है। सरकार और सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स के अनुसार इस इकोसिस्टम ने देश को कई मोर्चों पर भारी नुकसान पहुंचाया है। आईबी की पुरानी रिपोर्ट्स के हवाले से कई बार यह दावा किया गया है कि कुछ विदेशी फंडेड एनजीओज और एक्टिविस्ट ने अपने प्रोटेस्ट जैसे स्टरलाइट कॉपर प्लांट प्रोटेस्ट, नर्मदा डैम से जुड़ी कंट्रोवर्सी या न्यूक्लियर प्लांट का अपोज से भारत की जीडीपी ग्रोथ में कमी लाई। देश की टॉप यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाले तेज तर्रार यूथ के दिमाग में एंटी नेशनल बीज बोना, जिससे वो देश के डेवलपमेंट की बजाय देश के विनाश की थ्योरी पढ़ने लगे। देश के हर उस आइडेंटिटी पर क्वेश्चन उठाने लगे जिसके दम पर इस देश की पहचान दुनिया में बनी है। आप खुद ही देखिए, हर इंडिपेंडेंस डे के दिन ये सवाल उठता है कि आर वी रियली इंडिपेंडेंट, यानी क्या हम सच में आजाद हैं? आयरनी देखिए, अगर आजाद न होते तो ये सवाल भी कैसे पूछ पाते हैं? इसका लॉजिक ये नहीं दे पाते, बस बोलते रहते हैं आर वी रियली इंडिपेंडेंट।
विदेशी मीडिया में भारत की इमेज को एक इंटॉलरेंट और दमनकारी देश के रूप में पेश करके इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को डराना इनका काम होता है। कुछ साल पहले आपने देखा होगा कि देश में अवार्ड वापसी होने लगी थी। यहां तक कि देश को इंटॉलरेंट प्रूव करने की कोशिशें उन इंडिविजुअल इंसिडेंट्स पर होने लगी थी जो किसी भी देश में एक क्राइम सीन की तरह होता है, लेकिन इसको इस देश की आइडेंटिटी बताकर इंटॉलरेंट बताया जाने लगा। दूसरी ओर ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट का लॉजिक है कि जिसे सरकार नुकसान कह रही है वो असल में आदिवासियों के जल, जंगल और जमीन के अधिकारों की लड़ाई है। उनके अनुसार कॉर्पोरेट लालच से एनवायरमेंट और गरीबों को बचाना देश का नुकसान नहीं बल्कि देश की सेवा है। लेकिन दोस्तों, कुछ महीनों पहले पार्लियामेंट में देश के होम मिनिस्टर ने एक टर्म यूज किया था और कहा था कि नक्सलियों के इलाके में महिलाओं को नेल पॉलिश और लिपस्टिक तक लगाने नहीं दिया जाता। उन्होंने देश को जब नक्सल मुक्त घोषित किया तो एक बहुत इमोशनल बात भी बोली। किसी नक्सली बच्ची को नेल पॉलिश देते हैं तो लगाते लगाते रो पड़ती है। इसके ट्यूटर उसको पूछते हैं क्यों रो रही हो, कि पहली बार मैंने जीवन में नेल पॉलिश लगाया है, 7 साल की थी, ये मुझे उठा ले गए, तब से पैंट शर्ट और बूट में घूम रही हूं, मैंने जीवन को कभी देखा नहीं। नक्सलियों ने वन फैमिली वन कार्डर रूल अपने इलाके में चलाया। माओवादियों ने आदिवासी गांव में एक अनरिटन लॉ बना दिया कि हर परिवार से एक मेंबर, जो अक्सर यंग लड़का या लड़की होती थी, उसको पार्टी यानी नक्सलाइट ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होना होगा। जो परिवार मना करते उन्हें जन अदालत लगाकर मौत के घाट उतार दिया जाता था। खौफ के मारे माता पिता अपनी बेटियों को सौंपने पर मजबूर हो जाते थे। 10 से 12 साल की बच्चियों को नक्सली अपनी बाल विंग यानी बाल संगम में भर्ती कर लेते थे। कच्ची उम्र में उन्हें पुलिस और सिस्टम के खिलाफ इतना भड़काया जाता था, ब्रेन वॉश किया जाता था कि उन्हें लगने लगता था कि बंदूक उठाना ही उनकी नियति है। समाज में पेट्रियार्की और गरीबी से जूझ रही यंग वुमेन को नक्सलियों ने क्रांतिकारी आदिवासी महिला संगठन यानी KAMS के झंडे तले यह कहकर जोड़ा कि यहां उन्हें पुरुषों के बराबर अधिकार मिलेंगे और कोई उनका एक्सप्लॉयटेशन नहीं करेगा। पर रियलिटी इसके बिल्कुल उलट थी। एक आम लड़की के सपने बहुत सिंपल होते हैं, पढ़ना, दोस्त बनाना, सजना संवरना, मेले में जाना, अपनी पसंद की जिंदगी जीना। लेकिन जंगल में माओवादी कैंपों का सच कुछ और था। कार्टर में शामिल होते ही लड़कियों को हरे रंग की मिलिट्री यूनिफॉर्म पहना दी जाती थी। उनके असली नाम छीनकर उन्हें कॉमरेड या कोई नया कोड नेम दे दिया जाता था। नेल पॉलिश, बिंदी, चूड़ी या काजल, ये सब बुर्जुआ यानी कि कैपिटलिस्ट और अर्बन शौक बताकर सख्त रूप से बैन कर दिए गए थे। लड़कियों को 15-20 किलो का पिट्ठू, बैकपैक और भारी सामान देकर, जिसमें अलग अलग हथियार भी होते थे, AK-47 राइफल देकर जंगलों में दिन रात मीलों चलना पड़ता था। उनकी सौम्यता को ही खत्म करने के लिए उन्हें इस तरह से ढाला जाता था कि वे अपनी फिजिकल एंड मेंटल नीड भूल जाए। पीरियड्स के दौरान भी उन्हें कोई मेडिकल फैसिलिटी या पैड्स नहीं मिलते थे। उन्हें गंदे कपड़ों के सहारे खूंखार जंगलों में ड्यूटी करनी पड़ती थी। इनको आइडियोलॉजिकल सपोर्ट कौन देता था? वही जिसे आज दिमागी नक्सल बोला जा रहा है। बात तो सही है। अभी हाल ही में एक रैंप वॉक हुआ जो बहुत ज्यादा चर्चा में है, बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा है। इस रैंप वॉक में नक्सली महिलाओं ने हथियार छोड़कर उस पर अपना एक अंदाज दिखाया और उस पर पूरी दुनिया को दिखाया कि वो भी खुलकर जी सकती हैं, उन्हें भी अधिकार है। ऐसे ही MP के बालाघाट में फॉर्मर नक्सल रह चुके नक्सलियों ने हथियार छोड़ नेशनल एंथम गाया। अब इतिहास में ऐसे कई सारे केसेस हैं जिनमें इन दिमागी नक्सलियों को पकड़ा गया। दिमागी नक्सल या अर्बन नक्सल सिर्फ एक आइडियोलॉजिकल थ्रेट नहीं है, बल्कि सिक्योरिटी एजेंसियों की जांच में कई बार ये साबित भी हुआ है कि इनका सीधा कनेक्शन जंगलों में हथियारबंद रिबेल से होता है। शहरों में बैठकर यही लोग फंड जुटाने, हथियारों की सप्लाई चेन बनाने और देश के खिलाफ वायलेंट साजिशें रचने का काम करते हैं। 2018 का भीमा गोरेगांव का मामला उनमें से एक है। ये भारत के इतिहास में अर्बन नक्सल नेटवर्क का अब तक का सबसे बड़ा और पॉपुलर कार्रवाई मानी जाती है। 2017 में पुणे में हुए एल्गार काउंसिल कार्यक्रम के बाद हुई वायलेंस की जांच जब पुलिस और बाद में NIA ने शुरू की तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। पुणे, दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों से कई नामी एक्टिविस्ट, वकीलों और लेखकों जैसे रोना विल्सन और सुरेंद्र गार्डलिंग जैसे को गिरफ्तार किया गया। जांच एजेंसियों को इनके पास से इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस और ऐसी चिट्ठियां मिली जिनमें माओवादी गुरिल्लाओं के लिए M4 राइफल्स और 4 लाख राउंड गोला बारूद खरीदने के लिए 8 करोड़ रुपए की सालाना मांग का जिक्र था। सबसे खौफनाक खुलासा एक पत्र में हुआ जिसमें फॉर्मर PM राजीव गांधी जी की हत्या की तर्ज पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके रोड शो के दौरान निशाना बनाने की साजिश भी रची गई थी। कोर्ट में पेश किए गए डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक इस बैंड ऑर्गेनाइजेशन का असल मकसद वायलेंट तरीके से देश में शांति फैलाना और डेमोक्रेटिक सरकार को उखाड़ फेंकना था। साल 2009 में भी इन दिमागी नक्सलियों की पोल खुली जब कोबार्ड गांधी की गिरफ्तारी हुई। कोबार्ड गांधी का मामला यह समझने के लिए एक क्लासिक एग्जांपल है कि कैसे शहरों में सफेद पोश लोग नक्सल नेटवर्क को चलाते हैं। दून स्कूल और लंदन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करने वाला कोबार्ड गांधी बैंड CPI माओइस्ट ऑर्गेनाइजेशन का टॉप पॉलिट ब्यूरो मेंबर था। इंटेलिजेंस इनपुट्स के बेस पर कोबार्ड गांधी को सितंबर 2009 में देश की राजधानी नई दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। वो दिल्ली में अपना नाम और पहचान बदलकर रह रहा था। उसके पास से बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक डेटा, सीक्रेट पार्टी मीटिंग्स के रेजोल्यूशन और पीपल्स वॉर से जुड़ा भड़काऊ मटेरियल बरामद हुआ। एजेंसियों को उसके पास से द अर्बन प्लान नाम का एक ब्लूप्रिंट मिला। कोबार्ड गांधी को माओवादियों की अर्बन सब कमेटी का हेड बनाया गया था। इस दस्तावेज में बारीकी से समझाया गया था कि कैसे शहरों, यूनिवर्सिटीज और इंडस्ट्रियल एरिया में युवाओं को भड़काकर रूरल इलाकों में चल रहे आर्म्ड स्ट्रगल के लिए सपोर्ट बेस और फंडिंग तैयार की जानी है। जंगलों में खून खराबा करने वाले नक्सली कमांडर अक्सर पुलिस से बचने या अपने ऑपरेशंस को कोऑर्डिनेट करने के लिए बड़े शहरों का ही रुख करते हैं। केरल का मोस्ट वांटेड माओवादी नेता रुपेश और उसकी पत्नी शाइना इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है, जो साल 2015 में ये लोग सामने आए। रुपेश, जो माओवादियों की आर्म विंग्स पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी को लीड कर रहा था, कई सालों से अंडरग्राउंड था।
उसे 2015 में आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु पुलिस के एक बेहद सीक्रेट जॉइंट ऑपरेशन में तमिलनाडु के इंडस्ट्रियल शहर कोयम्बटूर से गिरफ्तार किया गया। रूपेश और शाइना के पास से कई फर्जी सिम कार्ड, पेन ड्राइव्स और बेहद सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स बरामद हुए। ये दस्तावेज सीधे तौर पर गुरिल्ला वॉरफेयर की मिलिट्री स्ट्रैटेजीज और पॉलिटिकल पावर पर वायलेंटली कब्जा करने की प्लानिंग से जुड़े थे। रूपेश लगभग 30 अलग अलग मामलों में वांटेड था। उसका नेटवर्क इतना खतरनाक था कि वो अपने सपोर्टर्स के साथ हथियारों के दम पर जबरन वसूली करता था और डर का माहौल बनाकर अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए पैसे और रसद जुटाता था। ये तीनों केस स्टडीज इस बात का पुख्ता सबूत है कि नक्सलवाद सिर्फ बस्तर या झारखंड के जंगलों की बीमारी नहीं है। इसके थिंक टैंक्स शहरों के एसी कमरों में बैठते हैं। जब सिक्योरिटी एजेंसीज इन अर्बन मॉड्यूल्स को तोड़ती हैं, तभी जंगलों में चलने वाले हथियारों की सप्लाई, विदेशी फंडिंग और उनके जहरीले आइडियोलॉजिकल प्रोपेगेंडा की कमर टूटती है। अब दिमागी नक्सल और अर्बन नक्सल शब्दों के इस्तेमाल पर भारत में भारी प्रोटेस्ट भी होता है। ऑपोजिशन पार्टी, सिविल सोसाइटी और कई जर्नलिस्ट ने इस पर तीखा रिएक्शन दिया है। क्रिटिक्स का कहना है कि सरकार ने इस शब्द का एक अम्ब्रेला की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। अगर आप सरकार की नीतियों की आलोचना करते हैं, महंगाई या बेरोजगारी पर सवाल उठाते हैं, तो आपको अर्बन नक्सल का टैग दे दिया जाता है। कांग्रेस, लेफ्ट पार्टियां, सीपीआई, सीपीएम और अदर ऑपोजिशन लीडर्स ने बार बार कहा है कि सरकार अपनी फेलियर्स को छिपाने के लिए हर सवाल पूछने वाले को दिमागी नक्सल बता देती है। डेमोक्रेसी के लिए खतरा है। कई लीगल एक्सपर्ट्स और एक्टिविस्ट का आरोप है कि यूएपीए जैसे कड़े कानूनों का इस्तेमाल करके बिना ट्रायल के इंटेलेक्चुअल्स को सालों तक जेल में रखा जाता है और उन्हें सिर्फ इसलिए नक्सली बता दिया जाता है क्योंकि वे सरकार की आइडियोलॉजी से सहमत नहीं है। अब अगर कोई इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशन सच में देश के संविधान को ताक पर रखकर आर्म रिबेलियन को स्पॉन्सर कर रही है या विदेशी ताकतों के इशारे पर देश को अनस्टेबल कर रही है, तो कानून के दायरे में उन पर कार्रवाई होना बेहद जरूरी है, वो भी सख्त कार्रवाई। देश की एकता, अखंडता और इकोनॉमिक प्रोग्रेस की कीमत पर कोई भी एजेंडा बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। दोस्तों, दिमागी नक्सलवाद अगर वायलेंस का बीज बो रहा है तो उसका आइडियोलॉजिकल और कानूनी लेवल पर मुकाबला किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री का रेड फोर्ट से दिमागी नक्सल शब्द का इस्तेमाल करना यह साफ दिखाता है कि सरकार अब सिर्फ ग्राउंड जीरो पर ही नहीं बल्कि वॉर ऑफ नैरेटिव्स में भी एग्रेसिव रुख अपना रही है। यह सच है कि कुछ ताकतें इंडिया की प्रोग्रेस को रोकने के लिए प्रॉक्सी वॉर लड़ रही हैं, लेकिन इसके साथ ही यह भी सच है कि असली खतरे और असली क्रिटिक के बीच की लाइन को ब्लर होने से बचाना होगा। अगर कोई सच में सरकार का विरोध कर रहा है तो इसका मतलब यह जरूरी नहीं है कि वो दिमागी नक्सल हो। इसलिए सरकार को यह भी जानना होगा कि भाई कौन सचमुच कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कर रहा है और कौन सचमुच क्रिटिसिज्म के आड़ में देश को खोखला करने की कोशिश कर रहा है। इस फर्क को समझना और राइट क्रिटिसिज्म के ऊपर एक्ट करके उस चीज को सुधारना बहुत इंपॉर्टेंट है और हर देश में और हर डेमोक्रेसी में होना चाहिए, इंक्लूडिंग भारत। इस बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताना। और दिमागी नक्सल ये टर्म सुनने के बाद सबसे पहले किस व्यक्ति या किस ऑर्गेनाइजेशन का चेहरा सबसे पहले आपके मन में या दिमाग में आता है, कमेंट करके जरूर बताना। चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाना। जल्दी मिलते हैं। जय हिंद।